मेरे प्यारे छात्रों, मैं जी के अनुरागी करतार कोचिंग सेंटर की तरफ से कल जो आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया था उसमें जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। भाई, मैं करतार कोचिंग सेंटर में एनडीए के बच्चों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो अपने प्यारे बच्चों को है ना जय सबसे पहले थैंक्स, और उसके बाद कहूँगा भाई देखो किस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और सर के द्वारा पढ़ाए गए कॉपी को भी ज़रा सा ध्यान से देखो, है ना, तब पता चलेगा कि हमने तुम्हें क्या पढ़ाया और क्या छोड़ दिया। ठीक है, चलें विशेष समय नष्ट ना करते हुए, है ना, हम आपको जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में जो डिटेल से आपको जो बताने जा रहा हूँ। भाई चलें देखा जाए। सबसे पहले जो है हम लोग जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी का, उसके बाद जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो भाई यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग देखें कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था आपका, Which of the following statement about living and non-livings are correct? लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग्स का जो है के लिए कौन सा ये करेक्ट जो है आंसर है भाई, उसके बारे में हमने आपको बताया था कि कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होता है भाई, उसके बारे में डिटेल्स आपको बताया है। जरा सा क्वेश्चन को देखते हैं, चॉइस को देखते हैं और उसके बाद जो है हम लोग आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो चॉइस यहाँ पर दिया गया है, While living beings can demonstrate growth, repair, देखो कहता है कि लिविंग बींग्स जो होते हैं उसमें ग्रोथ होता है, वो उसमें जो है रिपेयर होता है, जो भी फ्रेगमेंटेड पार्ट्स होते हैं उसका रिपेयरिंग होता है। इससे मतलब घाव में हुआ, घाव मेरा हील हो जाता है। ठीक है, कटा छटा जो हमारे बॉडी का पार्ट है वो हील हो जाता है। तो हीलिंग या रिपेयरिंग ये जो लिविंग बींग्स के कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, ग्रोथ, हम जो है माँ के गर्भ से क्या इतने बड़े पैदा हुए थे? बिल्कुल नहीं, छोटे से पैदा हुए थे और हमारा साइज इतना बड़ा हुआ। तो लिविंग बींग्स का जो है जो मेन कैरेक्टर होता है भाई वो है इंक्रीजिंग द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाइल लिविंग बींग्स डिमॉन्स्ट्रेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, हमने आपसे कहा था कि लिविंग बींग्स जो होते हैं उसमें डिफरेंट प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। जैसे हमने बताया था भाई कि जो लिविंग बींग्स होते हैं वो जो है न्यूट्रिशन करते हैं, उसमें जो है रेस्पिरेशन होता है, उसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, वो एक्सक्रीशन करते हैं, उसमें जो है मोशन होता है, सर्कुलेशन होता है। डिफरेंट प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं और नॉन लिविंग बींग्स डजंट इट, और नॉन लिविंग में इस प्रकार के कोई भी कैरेक्टर नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम चॉइस को ध्यान में देखें, वन ओनली बिल्कुल गलत है, टू ओनली नहीं भाई, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। तो हमारा जो है ये आंसर जो होगा भाई सी नंबर सही होगा, जिसमें कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्लास्टिड्स स्टोर स्टार्च, स्टार्च को स्टोर करेगा, स्टोर स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। देखो भाई हमने क्लियर कट आपको बताया था कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लिकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने बताया था, क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का क्या काम होता है भाई? क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू जो केमिकल एनर्जी, यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया हमारे जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद जो है दूसरा है हमारा लिकोप्लास्ट। ये जो लिकोप्लास्ट है इसका काम मैंने बताया था कि ये कलरलेस होता है और इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये क्रोमोप्लास्ट का काम है कि इस डिफरेंट प्रकार के जो फ्लावर को जो कलर प्रोवाइड किया जाता है वो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ भाई क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस की मदद करेगा, क्रोमोप्लास्ट जो है ये
जो है आपका पॉलिनेशन में मदद करेगा भाई। ज़ेंथोप्लास्ट भी जो है कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट का काम हो गया हमारा जो है स्टोर, स्टार्च को जो है स्टोर करना, या जो है फूड मटेरियल जो भी उसको जो स्टोर करने का काम करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है या जो सही आंसर है वो है हमारा बी नंबर, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है भाई, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है हमारा आंसर होगा, ये ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान से देखिए, क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने कहा, ये फोटोसिंथेसिस लिख लो बाबू। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, ये जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस में ये सहायक होगा। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करेगा फूड को, स्टोर फूड मटेरियल्स। क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन में मदद करेगा, पॉलिनेशन में मदद करेगा। और ज़ेंथोप्लास्ट जो है ये भी जो है कलर प्रोवाइड करेगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट को हमें कहा था क्या है, स्टोर स्टार्च। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैक्यूल्स इज नॉट करेक्ट। वैक्यूल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखो बाबू, वैक्यूल के बारे में मैंने बताया था, आप कॉपी उल्टा करके देख लेना, पढ़ना ठीक से। हमने बताया था कि प्लांट सेल का मैंने आकार इस तरह से दिया था भाई, है ना। और हमने कहा था कि प्लांट का कोई स्पेशल शेप नहीं होता, जैसी इच्छा हो आप जो है इसको जो है ड्रॉ कर लेना। और मैंने कहा था प्लांट सेल में एक लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड जो है वैक्यूल पाया जाता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन प्लांट देयर इज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट मे ऑक्यूपाई 90% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। सबसे अधिक संख्या में क्या है, ये यही हमारा है वैक्यूल है। पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, हमको खोजना क्या है, हमको नॉट करेक्ट आंसर खोजना है, इसको ध्यान रखना। दूसरा है, इन प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। देखो भाई, ये प्लांट सेल में चूंकि ये पाया जाता है और जिसकी 90% चूंकि यही पाया जाता है, इसलिए प्लांट के शेप को, टर्जिडिटी को प्रोवाइड करना, है ना, इसी का काम होगा। इसलिए दूसरा भी आंसर आपका सही हो रहा है, ये भी करेक्ट हो गया। तीसरा देखो, इन अमीबा वैक्यूल्स हैव रोल ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल, अमीबा के अंदर जब फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं भाई, तो क्या करता है, न्यूट्रिशन को उसमें लेकर उसमें डाइजेशन करता है। तो ये भी आपका सही हो गया। वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। हमने आपको लिखवाया था, एक पॉइंट याद कीजिए, हमने कहा था कि इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर एब्सेंट और माइन्यूटली प्रेजेंट। ये सेंटेंस हमने लिखवाया था, कॉपी में आप देखोगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो, चूंकि यहाँ पर लिख रहा है कि वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, मैंने एब्सेंट के साथ साथ मैंने कहा था माइन्यूटली प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पर मैटली प्रेजेंट वाली बात नहीं है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये जो नॉट करेक्ट में अगर होगा, हमारा आंसर होगा डी नंबर सही होगा भाई। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट जो है हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है भाई, द एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर सैक व्हिच गिव्स देम बायंसी। मतलब जो जलीय पौधे जो होते हैं उसमें जो उत्प्लावन का जो रीजन होता है भाई, जो कि ऊपर तैरते रहते हैं पानी के ऊपर, बायंसी का जो फोर्स लगता है, इफेक्ट, दिस सैक्स आर सराउंडेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज। मैंने कहा था कि जो ये जो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है भाई, इसके बारे में जरा सा आपको मैंने बताया था कि पैरेन्काइमा जो होते हैं, है ना, वो बिल्कुल मतलब जो है उसमें थिकनिंग मटेरियल नहीं पाया जाता है ना। थिकनिंग मटेरियल नहीं पाए जाने के कारण जो है उसमें जो क्या होता है, वो उसमें जो स्पेस पाया जाता है भाई, और वो स्पेस में एयर होता है जो कि उत्प्लावन को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो है, और इससे कोलेनकाइमा जो होता है उसके जो है कॉर्नर वाले पार्ट पर जो है केमिकल सब्सटेंस का डिपोजिशन हो जाता है, और ये स्क्लेरेन्काइमा तो और भी ज़्यादा डिपोजिट होता है भाई। तो सबसे जो मोस्ट आंसर हमारा होता है जो कि बायंसी के इफेक्ट को कार्य करेगा भाई, है ना, वो जो होगा हमारा होगा आपका क्या, पैरेन्काइमा होगा। और पैरेन्काइमा हमारा जो है सही आंसर होगा भाई।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर वो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स द फिशेस। फिशेस के अंदर कौन आता है भाई? तो फिशेस के अंदर जो है, मछली वर्ग के अंदर जो है हमारा आता है डॉग फिश। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डॉग फिश। ये तो सिर्फ याद रखने वाली बात है, इसमें और कुछ डिस्कशन की बात तो है नहीं, है ना। इसलिए जो है इसको जो है आप आंसर आपका क्या हो गया भाई? डॉग फिश हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, है ना। क्लासिफिकेशन का जो मैंने वीडियो जो डाला था यूट्यूब पर भाई, अगर आपने देखा होगा तो ब्रायोफाइटा में सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा था कि ब्रायोफाइटा जो है एक्ट्स एज एम्फीबियंस, है ना। ये एम्फीबियंस की तरह कार्य करता है, प्लांट का जो है एम्फीबियंस कहलाता है ब्रायोफाइटा। जबकि एनिमल का एम्फीबियंस कौन कहलाता है भाई? जितने भी आपका जो है फ्रॉग्स है, ये सब जो है फ्रॉग के अंदर जो भी मतलब जो है एम्फीबिया के अंदर आते हैं भाई, वो सारे जो है एम्फीबियंस ऐसे जीव को कहा जाता है या प्लांट्स को कहा जाता है जो कि एक्वेटिक में भी हो और टेरेस्ट्रियल दोनों वातावरण में आसानी से जो है सर्वाइव कर सके, उसी को हम लोग कहते हैं एम्फीबियंस। वही नेचर यहाँ पर जो है हमारे ब्रायोफाइट्स का होता है भाई। ब्रायोफाइट्स जो है दोनों जगह आसानी से उगाए जाते हैं, उगते हैं, इसीलिए जो है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ये जो है आपका क्या हो गया? ब्रायोफाइटा हो गया। ठीक है, तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काउज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजेंस। मैंने बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन्स, ये सारे डिजीज के बारे में हमने जो एक बहुत ही जो है टेबुलेटेड फॉर्म में हमने आपको क्लास में बताया था। तो प्यारे बच्चों, जरा सब वहाँ पर जो है आपने ध्यान से देखा होगा कि एड्स जो है आप जानते हो, एक मिनट, एड्स के बारे में तुम जानते हो भाई कि एड्स जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है जो कि HIV वायरस के कारण होने वाला रोग है। डेंगू के बारे में मैंने बताया था कि डेन 14 एड्स क्या कहा मैंने? HIV, और ये क्या था? डेन 14 वायरस, इसके कारण होता है ये। कोविड-19 तो ये तो जानते हो, कोविड वायरस, कोरोना वायरस के कारण होता है, ये तो मालूम ही है। लेकिन ये जो है ये कोविड-19 जो है कोरोना वायरस, ये तो सबको जुबान पर है भाई, है ना। ये तो अभी और टाइफाइड जो है ये मैंने बताया था कि टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है ना। और जो ये आपसे पूछा भी जा रहा है ना, कि टाइफाइड किसके कारण होता है भाई? तो टाइफाइड ये बैक्टीरियल पैथोजन है। देखो यहाँ पर बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के कारण होता है ना। और टाइफाइड किस बैक्टीरिया के कारण होता है भाई? तो टाइफाइड जो है आपका होता है टाइफी, अभी दिमाग से थोड़ा उतर रहा है, इसको देखना है, लिखवाया आपको कॉपी में, है ना। तो ये जो है आपका बैक्टीरियल पैथोजन है ना। टाइफाइड वायरस, टाइफाइड या बैक्टीरिया कारण होने वाला रोग है ना। कोरिनोबैक्टीरियम टाइफी, है ना, ये जो है बैक्टीरिया का नाम है और इसके कारण ये होने वाला रोग है भाई टाइफाइड। तो आपका मोस्ट आंसर होता है आपका डी, है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है भाई? हमने जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था आपको डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, है ना, जिसमें कि हमने जो है मेल फीमेल कॉन्डोम्स के बारे में बताया था आपको,
उसके बाद जो हमने बताया था कुछ मेडिसिन्स के बारे में, जिसमें कि आपको जो है अप्सरा था, है ना, माला डी, है ना, आईपील, अनवांटेड 72। इसमें जो कुछ ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं भाई, उसका क्या काम होता है। फीमेल जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो यूज करती हैं। कहता क्या है, दे किल्स द एग, ये अंडे को मार देता है। दे किल्स द स्पर्म, ये स्पर्म को किल करने का काम करता है। दे किल्स द जायगोट, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग। तो ये क्या करता है भाई कि एग को रिलीज होने से ही रोक देने का काम करता है। तो मोस्ट प्रोपेट आंसर इसमें जो है, प्रोपेट आंसर जो है हमारा होगा ये, दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ एग। ये एग को ही मतलब रिलीज होने से रोकने का काम करता है। ठीक है, थैंक यू भाई। आगे हम लोग देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये है, Which one of the following plants are unisexual flower? यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको कहते हैं भाई? यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर को कहा जाता है जिसमें कि एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, या तो मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाएगा। तो यहां पर जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहा है जिसमें कि या तो एंड्रोशियम होगा या गायनेशियम होगा। तो पपाया आप देखते होइएगा, बहुत सारे ऐसे पपायाज के पेड़ होते हैं जिसमें कि फल ही नहीं लगते, है ना। तो पपाया जो है ये बिल्कुल यूनिसेक्सुअल है ना। इसमें जो है क्रॉस पोलिनेशन होता है भाई, है ना। एक पर मेल दूसरे पर फीमेल, उसे ट्रांसफर होकर के जो परागन की क्रिया होती है। जबकि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जो कि अड़हुल फूल हुआ आपका, या सरसों जो हुआ आपका जो है, या जो सूरजमुखी हुआ, है ना, इस सब में जो है बायसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं जिसमें कि आसानी से जो है सेल्फ पोलिनेशन की क्रिया होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा है, तो हमारा जो मोस्ट प्रोपेट आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा भाई? पपाया जो है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, ए सेल इज अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड, यानी एक ऐसा कोशिकांग या ऐसा कोशिकांग जो कि जो है अनेबल टू सिंथेसाइज लिपिड, जो कि लिपिड को जो है सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी नहीं रखता है। व्हिच ऑफ इट्स सेल ऑर्गेनेल्स माइट बी डिफेक्टिव, यानी कहने का मतलब ये दिए गए जो सेल्स ऑर्गेनेल हैं उसमें कौन सा सेल ऑर्गेनेल ज़्यादा डिफेक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण जो है कि हमारा जो है लिपिड का जो है सिंथेसिस होना जो है बंद हो जाएगा। भाई याद करो भाई, हमने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसमें मैंने बताया था कि दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं भाई। एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ और एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ किसको कहते हैं? जिस पर कि राइबोसोम के कण पाए जाते हैं। आपको बताया था इस तरह से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रकार का होता है भाई, और हमने कहा था कि जिस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये ER ने जो लिखा था रफ। और एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक होता है इसमें कि किसी प्रकार के राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, इसको बोलते हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ। और मैंने कहा था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रफ है, इस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में सहायक होता है और ये जो है फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अगर हमारा ये डिफेक्टिव हो जाएगा भाई, तो क्या फैट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा भाई। इसीलिए हमारा जो मोस्ट जो प्रोपेट आंसर या कह सकते हो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इसके बारे में तो आप जानते हो। गोल्जी बॉडी को जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल हम लोगों ने कहा था, बताया था आपको। लाइसोसोम को एटम बम ऑफ द सेल कहा था भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, या मैंने जो है इसको प्लेस ऑफ द रेस्पिरेशन कहा था। सेल विद इन सेल के नाम से पुकारा था। डिफरेंट प्रकार के इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड किया था भाई। चलिए आगे हम लोग देखें, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो अब देखिए, यहां तक जो हमारे बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे,
अब जो है केमिस्ट्री से क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं भाई। और इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया है, एनडीए ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, बहुत ही ऐसे कहा जा सकता है कि सिंपल क्वेश्चन दिया है जीएस से। और सिंपल और भारी कोई क्वेश्चन होता है नहीं मेरे दोस्त, है ना। जो क्वेश्चन हम जानते हैं वो सिंपल हो जाता है, और जिस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं जानते वो हमारे लिए टफ हो जाता है। इसलिए ये भी कहना गलत होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं। ये जरूर हम कह सकते हैं कि मैं चूंकि जान रहा हूं और मैंने पढ़ा और हमने तुझे पढ़ाया, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो सिंपल है। ठीक है, चलें हम लोग जैसा यहां पर देखते हैं। तो ये केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, फॉर एन एलिमेंट व्हिच एटॉमिक नंबर इज 35, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब हुआ बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं उसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर पूछा जा रहा है, कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा जा रहा है भाई। अगर एटॉमिक नंबर 35 हो तो में कितना होगा भाई। तो आप देखिए एटॉमिक, और किसी आधार पर कह रहा है, बोर्स एटॉमिक मॉडल के आधार पर। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का जो है आप जानते हो कि बोर्स साहब ने कहा भाई कि प्रत्येक कक्षा का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, और इसमें जिसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो किस आधार पर बढ़ा गया था भाई, 2n² के आधार पर भरा गया था। अगर ये k सेल है तो k सेल को 1 अगर रखोगे तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा। दूसरे पर अगर तुम रखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 × 2 का स्क्वायर करोगे यानी क्या होगा, 8 होगा। 2n² करोगे, तीसरा सेल जो होगा, है ना, ये हो जाएगा 2 × 3 का जो स्क्वायर करोगे यानी क्या हो जाएगा, 18 होगा। ठीक है, अगर फिर नेक्स्ट होगा, अब यहां पर दो कह रहा है कि 35 है, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, है ना। तो 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा भाई, 7 होगा कि नहीं, देख लो, है ना। 10 18 10, है ना, 28 28 7 35। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7। तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, आपका आंसर होगा 7। ये तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर जो है 35 हो तो बोर्स के अनुसार बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई, तो आपका 7 होगा। आगे बात समझ में भाई, आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखो बाबू, मैंने नॉट को जो है रेड से यहां पर जो है करवाया है, इसलिए करवाया है कि यहां पर जो है बच्चे जो है बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं भाई, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर चाहे घट भी रहा हो और बढ़ भी रहा हो। जैसा यहां पर देखते हैं, जैसे मान लो यहां पर है, यहां पर जो है -2 इसका ऑक्सीजन होगा, ये हो गया +2 कॉपर का, यहां पर जिंक का 0 हो गया, यहां पर हो गया ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा भाई, ये -2 हो गया, ये +2 हो गया। यहां पर जो है Cu है, कॉपर का +2 से घट करके क्या हो गया, Cu हो गया, रिडक्शन हो गया, रिड्यूस किया है। ठीक है, जिंक का जो है इससे जो है घट करके क्या हो गया, ये कर गया, इसका मतलब ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। यहां पर भी आप देखो, यहां पर जो है अगर तुम इसका 0 होगा कि अनकंबाइंड स्टेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, 0 होता है। यहां भी क्या हुआ, ये 0 हो गया। यहां पर आप देखोगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका जो है +3 हो जाएगा यहां पर, है ना, और ये हो जाएगा आपका -3। यहां पर भी बढ़ रहा है और ये घट रहा है। चलिए, ये भी रिडॉक्स हो गया। यहां पर देखो, यहां पर हो गया कितना, ये -1 हो गया, ये हो गया हमारा जो है सोडियम, ये -1 हो गया, ये +1 हो गया। हमने कहा था जब किसी मेटल हाइड्राइड, अगर मेटल हाइड्राइड हो भाई तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नंबर क्या करता है, -1 शो करता है।
यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, एक बढ़ा एक घटा, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर आप देखो एल्युमिनियम का यहाँ पर है +3, यहाँ पर भी एल्युमिनियम का क्या है +3। ऑक्सीजन नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है भाई, ठीक है। इसलिए कहता है नॉट रिडॉक्स रिएक्शन कौन है, तो आपका जो है पहला नंबर सही है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन, ये तीनों है, ये रिडॉक्स नहीं है। इसलिए हमारा मोस्ट आंसर क्या हो गया आपका, ये हमारा हो गया ए नंबर। चलिए, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, ये सारी बातें हमने डिटेल से आपको जो है क्लास में बताया है। ऑक्सीजन नंबर हम कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडाइज एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, किसको कहा जाता है भाई, है ना, ये सारी बातें। चलिए आइए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। Which one of the following allotropes of carbon is isomorphous with crystalline silicon? चलिए, यहां पर कहता है कि कौन जो है कार्बन का जो है एलोट्रॉप्स है जो आइसोमॉर्फस फॉर्म में होता है विथ क्रिस्टलाइन सिलिकन। आइसोमॉर्फस फॉर्म में हमारा जो पाया जाता है भाई, वो जो है जिसका कि मतलब जो है कोक हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, इसमें जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है पाया जाने वाला जो हमारा जो कार्बन का जो अपरूप है वो है हमारा डायमंड, ठीक है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म पाया जाता है, स्पेसिफिक शेप होता है इसका, ठीक है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Which one of the following is the color of hydrogen gas? आपको हाइड्रोजन गैस, जब मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिस चैप्टर में पढ़ा रहा था भाई, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस, ठीक है। इसी स्टेटमेंट से यहाँ पर जो है आपको जो है क्वेश्चन है, तो सीधा सीधा तो फर्स्ट स्टेट जो है आपका जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है भाई। आंसर आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस गैस होगा, ठीक है। ओके, चलें भाई देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिगमेंट। पिगमेंट किसको कहते हैं, पिगमेंट उसको कहा जाता है भाई जो कि कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहां पर आप देखिए जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर प्रोवाइड करेगा, चौक व्हाइट कलर प्रोवाइड करेगा, व्हाइट लेड व्हाइट कलर प्रोवाइड करेगा, लेकिन सिलिका कोई कलर प्रोवाइड करेगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए आपसे कह रहा है कि नॉट पिगमेंट, जो कि पिगमेंट नहीं है ना। तो यहां पर जो ध्यान देते हुए नॉट को ध्यान रखिएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका, जो कि कलर प्रोवाइड नहीं करता है भाई, इसलिए वो एक प्रकार का पिगमेंट नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्टिलाइजर इज नॉट करेक्ट। फर्टिलाइजर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मैंने बताया था आपसे, फर्टिलाइजर में पढ़ा रहा था भाई, हमने वहां पर बताया था नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बताया था, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटास फर्टिलाइजर बताया था मैंने आपको, है ना। और जो मैंने कहा था आपसे कि यूरिया इज ए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। यूरिया क्या है, एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है। और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर कहता है नॉट करेक्ट, जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ही हमको करेक्ट नजर नहीं आ रहा भाई। यूरिया इज ए फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, नॉट फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर। क्या बताया था मैंने, नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर, ठीक है। और आपसे पूछा भी जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो पहला ही आंसर जो है आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। और बाकी तो जो है ये आप तो जानते ही हो कि फर्टिलाइजर का उपयोग किया जाता है फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, और बाकी सारा चीज़ तो इसका जवाब सही है। और ऐसे भी आगे देखने की जरूरत ही क्या है, जब मेरा हमको कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं और पहला ही हमको इनकरेक्ट मिल गया, तो फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का चॉइस भी तो नहीं है भाई कि ए बी सी या मोर देन वन, इस तरह का कोई चॉइस है नहीं। इसलिए जैसे ही हमारा आंसर मिला आगे हमको बढ़ जाना है, टाइम
किल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है भाई। ठीक है, समझ गए होइएगा इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है। चलिए आइए देखें। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अधिकांश जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। भाई ऐसी तो बात नहीं है। गुड कंडक्टर तो बस हमारा जो एक ग्रेफाइट है, और बाकी जो कार्बन कंपाउंड है वो गुड कंडक्टर कहाँ है। डायमंड गुड कंडक्टर नहीं है। उसके बाद जो चौक आपका जो है जितने भी हैं, कोल हुआ, चारकोल हुआ, कोक हुआ, सब कहाँ मतलब गुड कंडक्टर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे चॉइस देखते हैं। बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कोवेलेंट। बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है कोवेलेंट बॉन्ड होता है भाई। और कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं किसको है? कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है जब सेम एलिमेंट के बीच, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट के बीच जब शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जैसे मैं कह सकता हूं एग्जांपल के रूप में, दो लड़कों के बीच की दोस्ती, दो लड़कों के बीच की दोस्ती, बॉन्डिंग, ये कोवेलेंट होगा क्योंकि साझेदारी, क्योंकि दोनों को समान नीड होगी और दोनों को जो है दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको कहते हैं कोवेलेंट। जैसे कार्बन और कार्बन के बीच देखो भाई कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि दोनों को समान नीड है। अगर नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। इसको भी कितना? 5 इलेक्ट्रॉन। 8 के लिए इसकी भी 3 का साझा करेगा, इधर से करेगा, पूरा करने के लिए 3 का साझा करेगा भाई। तो समान नेचर वाले एटम के बीच जब बॉन्डिंग होता है उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन, जब तक साझेदारी नहीं होगा भाई तो फिर ऑक्टेट पूरा होने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि न तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है न 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। साझेदारी के लिए उसको निश्चित ही एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ेगा। तो मोस्ट कार्बन कंपाउंड ये जो हो गया, ये तो सही हो गया आपका आंसर। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ये भी सही है आपका। डायमंड एंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये तीनों स्टेटमेंट भाई हमारा सही है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा है नॉट करेक्ट। क्लियर? चलो भाई देखो, ये आपका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा नहीं है? एलॉय, आप जानते हो एलॉय है दो मेटल के मिलने से बनता है भाई। ठीक है, चाहे ब्रास हो, ब्रॉन्ज हो, है ना, गन मेटल, सिल्वर मेटल, जो भी है ना, स्टेनलेस स्टील, ये सब ये क्या है? ये सॉलिड सॉलिड मिल करके जो है सॉल्यूशन बनाता है भाई। मिल्क भी सॉल्यूशन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स आकर मिल्क का सॉल्यूशन तैयार करता है भाई। एयर भी सॉल्यूशन है, बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब मिल करके जो है क्या बनाता है? एयर बनाता है। लेकिन शुगर जो है एक कंपाउंड है, ये सॉल्यूशन नहीं है भाई। इसलिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन नहीं है? तो क्या होगा आपका आंसर? शुगर जो है सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखो भाई, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरीड आउट यूजिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, केमिस्ट्री मैंने पढ़ाया था भाई आपको, स्टेट ऑफ मैटर में सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, और उसमें डिफरेंट प्रकार के जो मेथड्स के बारे में हमने आपको बताया था। कुछ मेथड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जरा सा इस मेथड को ध्यान से समझिए। सबसे नीचे है सब्लिमेशन। मैंने कहा था कि वो सीधे जो सॉलिड से गैस में, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। सेपरेटिंग फनेल, इसमें भी अलग तरह से हम लोग सेपरेट करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने क्या बताया था आपको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो ऐसे जो मिक्सेबल लिक्विड्स के बारे में जो है सेपरेशन करते हैं, जो कि हाईली मतलब जो है मिक्स्ड होते हैं और जिसके कि बॉइलिंग पॉइंट का जो है
डिफरेंस बहुत ही माइन्यूटली होता है। वही बात है, पेट्रोल हम लोग बाहर निकालते हैं भाई, और उसमें जो है थोड़े थोड़े से टेम्परेचर के डिफरेंस पर हम जो है पेट्रोलियम, किरासन तेल है ना, तो डीजल, इस सबको अलग कर लेते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा भाई? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा ही हम लोग जो है पेट्रोलियम से डिफरेंट प्रकार के जो एलिमेंट्स को अलग कर पाते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है Which one of the following is a chemical change? मैंने कहा था, जिसमें पढ़ा रहा था भाई, कि देखो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हर एक साल है ना एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। और देखो मैंने कहा था भाई बाबू कि फिजिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज मैंने बताया था कि फिजिकल चेंज जो होता है वो टेम्पररी चेंज होता है, कोई न्यू सबस्टांस नहीं बनता। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम बनाते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फिर इजीली वे में अगर बैक कर लेते हैं, ये फिजिकल चेंज है। लेकिन केमिकल चेंज के बारे में बताया था, केमिकल चेंज है परमानेंट चेंज होता है, इसमें न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलें चॉइस को जैसा ध्यान से देखें और अपने आंसर की ओर चलें। कह रहा है आपसे कौन सा जो है केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज के बारे में कह रहा है डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में डुबा दोगे है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघल जाना, क्रिस्टलाइजेशन एंड मिल्क टर्निंग सावर, दूध का खट्टा हो जाना, दही में बदल जाना, टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड है ना। ये मैंने क्या बताया था आपको, केमिकल चेंज बताया था। इसके अलावा जो है हमने और भी जो चीज बताया था भाई, जैसे कि मतलब कहा था आपसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है आपका केमिकल चेंज होगा भाई है ना, डाइजेशन ऑफ फूड केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल चेंज हो जाएगा, इस तरह की बातें। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चन देखते हैं भाई। Which one of the following is the correct molecular formula of ammonium carbonate? अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है भाई, अमोनियम का दिया हुआ है, 1 कार्बोनेट का दिया हुआ है। आप जब फॉर्मूला लिखने के लिए लिखते हो भाई, आप जानते हो कि जो सॉरी एक मिनट, हम जानते हैं भाई कि अमोनियम NH4 और कार्बोनेट का हो गया CO3 है ना, बैलेंसी दोनों का जो है क्रॉस करके लिखा जाता है भाई है ना। तो कार्बोनेट का क्या है 2 है, यहां लिख दोगे 2, और यहां पर जो लिखा हुआ है -2 +2 नहीं लिखा जाता है भाई, 2 लिखा जाता है। यहां पर जो है करेक्ट जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ही तो हो जाएगा भाई। तो पहला आंसर हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। Which one of the following is the covalent compound? कोवेलेंट कंपाउंड वही मैंने भाई बताया ना कि साझेदारी जिसमें हो वो कोवेलेंट कंपाउंड होगा भाई। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सोडियम नाइट्राइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, और क्या है जिंक सल्फेट। यहाँ पर सारे जो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है भाई। कैल्शियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा है ना, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कैल्शियम ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कैल्शियम जो है यहाँ पर जो है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा है ना, एक पर +2 हो जाएगा, कैल्शियम पर जो है +2 हो जाएगा, ऑक्सीजन पर जो है -2 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम नाइट्राइड भी वही हो जाएगा है ना, सिलिकॉन कार्बाइड भी जो है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, सॉरी जिंक सल्फाइड होगा, आपका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलें आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मास नंबर ऑफ आर्गन इज 40। चलिए आर्गन है और आर्गन का जो है कहा रहा है मास नंबर कितना है 40 है। आप जानते हो कि मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ठीक है, और क्या कर रहा है भाई, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन आर्गन इज 20। अब प्रोटॉन की संख्या जो होता है यहां पर देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर्गन इज 18,
आर्गन, आर्गन का जो है सबसे पहले हीलियम, नियन, आर्गन। आर्गन का जो है परमाणु संख्या हो गया आपका 18, ठीक है। परमाणु संख्या 18 का मतलब प्रोटॉन की संख्या 18 हो गया भाई। जब प्रोटॉन की संख्या हमारा 18 हो गया है ना, तो यहां पर देखो चॉइस में, तो न्यूट्रॉन की संख्या हमारा क्या हो जाएगा 22 होगा, तब ना मिल करके भाई 40 होगा। अब यहां पर देखिए चॉइस कौन सा सही है, प्रोटॉन का 22 होगा, ये तो गलत हो गया। प्रोटॉन का कितना 18 होगा ना, तो ये भी आपका जो है गलत है, ये गलत हो गया आपका। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आर्गन इज 18, नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 22 आया ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज आर्गन क्या होगा, ये खत्म हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आर्गन 18, हाँ बिल्कुल है ना। आर्गन पर किसी प्रकार का कोई आयन नहीं बन रहा, आर्गन एक न्यूट्रल एटम है, और जब न्यूट्रल एटम होता है भाई तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको मालूम है ना। इसलिए क्या आंसर आपका सही हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 18, ये आपका सही आंसर होगा। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, नॉट इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा भाई, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Which one of the following is the correct order of the valencies of एलिमेंट नियन। देख लो भाई, यहां पर जो है नियन जो है ये हमारा जो है रेडियो एक्टिव, सॉरी ये मतलब जो हमारा इनर्ट गैस है जिसकी वैलेंसी होती है 0। मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम का क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 2। नाइट्रोजन 3 और सिलिकॉन 4, ये तो ऑलरेडी करेक्ट है ही भाई, है ना। तो इसको जो है पहला ही चॉइस आपका हमारा क्या हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स, है ना, तो ये हमारा हो गया। चलिए हम लोग जो है और इस तरह से, है ना, आज हमने जो है कल जो एनडीए के जो क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी केमिस्ट्री का, हमने जो है आपको उसका डिस्कशन करवाया भाई, है ना। और मुझे अपने बच्चों पर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमारे सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन ढंग से बायोलॉजी और केमिस्ट्री को जो है हल किए होंगे, इसमें नो डाउट, क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमने जिस तरह से आपको टीच किया है आप ज़रूर बना कर आएंगे, ठीक है भाई। थैंक यू, ओके बाय।